स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की दूसरी सीरीज के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। तो इस दूसरी सीरीज में भी हम कुल 30 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, जो पार्ट 1 को नहीं देख पाए हैं, भाग 1 को नहीं देख पाए, तो उनके लिए जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक पे जाकर आप भाग 1 को भी आराम से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस की इस सीरीज को और आज के इस सेशन को। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? दिया गया है गिवन दैट P इक्वल्स कितना है 1 डायोप्टर, और हमें निकालना क्या है, तो F हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल्स क्या होता है, P इक्वल्स होता है 100/F। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से हमें P की वैल्यू कितनी मिली है, 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 100/F। यहाँ से सीधा सीधा देखेंगे तो F बराबर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो F बराबर 100 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर प्लस में भी है और माइनस में भी है। ठीक है, दोनों जगह पे हम देख रहे हैं कि प्लस और माइनस दोनों में दिया गया है। तो अब बात करते हैं ये लेंस कौन सा है। तो ये लेंस है उत्तल, और आप जानते हैं कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है या उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, ये हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक दर्पण है हमारे पास और एक लेंस है, ये नहीं पता है कि वो कौन से हैं, लेकिन उनकी फोकस दूरियां कैसे हैं, माइनस में। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जब हम चिन्हों की परिपाटी पढ़ते हैं तो देखते हैं इस साइड में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कैसी होती हैं, निगेटिव होती हैं। जितने भी साइन आएंगे वो कैसे निगेटिव हो, इधर जो होगा वो सब कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब अगर यहीं पर हम, जैसा कि बोला गया है कि निगेटिव में है, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी इधर होगी। अब इस साइड में अगर आप अवतल दर्पण बनाते हैं इस तरीके से, तो इसकी फोकस दूरी इधर आएगी और ये कैसी होगी, निगेटिव में होगी, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आपने उत्तल दर्पण बनाने की कोशिश की, आपने क्या बनाया, उत्तल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी अंदर की ओर होगी, यहाँ पर होगी, जो कि कैसी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार देखना है क्या कहता है। दूरी किस में है, -15 सेंटीमीटर, है ना। फोकस दूरी कैसी है, -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब दर्पण तो कौन सा होने वाला है, दर्पण हमारा होगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण अवतल है और लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तल लेंस हो जाएगा। हाँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अब माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू इक्वल्स क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बटा साइन आर, है ना, साइन आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए ऑप्शन ए दिया है साइन आई बटा साइन आर, बी है साइन आर बटा साइन आई, गलत हो जाएगा। तीसरा ये है साइन आई इंटू साइन आर, ये भी गलत हो जाएगा। साइन आई इंटू प्लस साइन आर, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। तो माध्यम का अपवर्तनांक म्यू या फिर एन बराबर क्या होता है, तो ये होता है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है कैसे, सभी जगह से समान मोटाई का, नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, मतलब किनारे अगर ऐसे मोटे हो जाएंगे, किनारे मोटे होंगे अगर और बीच में पतला होगा, तो ये उत्तल लेंस तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब बीच में मोटा हो और किनारों पे कैसा हो, पतला हो। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, ये कैसा लेंस बन जाएगा, तो ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो m बराबर क्या होता है, तो m बराबर भाई v/u होता है। m बराबर क्या होता है, तो ये v/u, या फिर
ये आई अपॉन ओ भी होता है, ठीक है, आई अपॉन ओ भी होता है या वी अपॉन यू होता है, ठीक है। माइनस का साइन लगा रहता है, इसको आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आवर्धन m बराबर वी अपॉन यू होता है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किरण के गुजरने के बाद उसका सही पथ दर्शाने वाला आरेख कौन सा है? अब किरण के गुजरने के बाद इनमें आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही आरेख को दर्शा रहा है। तो देखिए, पहले में अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आती हुई रे सीधी निकल रही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में देखते हैं ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही, फिर फोकस से चली जा रही है, तो यह भी सही है। तीसरा देखते हैं तो ये फोकस से किरण जा रही है, तो लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो यह भी बात सही है, यह भी ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फोकस से जा रही है और यहाँ पे जाने के बाद फिर से फोकस पे निकल रही है, जो कि गलत है। इसको बिल्कुल कैसे निकलना चाहिए था? सीधा निकलना चाहिए था। तो हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा, ये ऑप्शन कहाँ पर है? पहला सही, दूसरा सही और तीसरा सही, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पणों में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब एफ की बात कर रहा है, एफ, और किसके बाद में? वक्रता त्रिज्या आर के बारे में बात कर रहा है। तो क्या रिलेशन होता है? तो हम जानते हैं ये एफ इक्वल टू क्या होता है? आर अपॉन टू होता है ना। या यहीं से हम कह सकते हैं कि आर इक्वल टू क्या होता है? टू एफ होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आर इक्वल टू टू एफ सही है, एफ इक्वल टू आर गलत है, एफ इक्वल टू ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। तो ऑप्शन कौन सा सही बन जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका? अवतल दर्पण का। सूर्य से आने वाली किरणों को एक पॉइंट पर सेंटर्ड करने के लिए, केंद्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस से में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा? तो पहली बात तो ये वास्तविक हो जाएगा, और अगर वास्तविक होगा तो कैसा होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक होगा और कैसा होगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। अब ये कह रहा है कि उत्तल लेंस है, ये कहाँ रखा गया है? f और 2f के बीच में, मतलब ये बन गया हमारा लेंस, और यहाँ पर देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर O हो जाता है, ये है हम f, ये पॉइंट, ये f है, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? तो इसको आप बोल सकते हैं 2f। क्या बोल सकते हैं भाई? 2f बोल सकते हैं। तो अब कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है ना जो यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जाहिर सी बात है, जब ये 2f और f के बीच में है तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो इधर 2f के बाद में ही बनेगा, 2f के बाद में ही बनेगा। मतलब v की जो वैल्यू होगी, ये ज़्यादा हो जाएगी किसकी वैल्यू से? u की वैल्यू से, है ना। तो इस कंडीशन में देखिए कैसा बनेगा प्रतिबिंब? तो प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। पहली बात कैसा बनेगा? बड़ा बन जाएगा। और दूसरी बात क्या है इसमें कि काल्पनिक होगा या वास्तविक होगा, तो किरणें हकीकत में मिलेंगी, इसीलिए ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी ठोस माध्यम को लेंस कहा जाता है। ये परिभाषा बच्चों मैंने क्लास में कई बार बताई हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? गोलीय लेंस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है। चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण
जो बाहर की तरफ वक्रित होता है कहलाता है। दर्पण है और ये वक्रित किधर है, बाहर की तरफ, मतलब इसका रिफ्लेक्टर सरफेस किधर है, ऐसे बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टर सरफेस, और पॉलिश किधर है, अंदर की तरफ। तो बच्चों बताइए ये कैसा लेंस होगा? तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस हो जाएगा, सॉरी कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, कैसा, उत्तल दर्पण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है कोई गोलीय दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, सपोज दैट मानते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ये बाहर से पॉलिश कर दिया हमने, और ये इसका केंद्रीय भाग है ना, सेंटर्ड पॉइंट, इसकी बात करा, इस केंद्रीय भाग को हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला क्या जाता है इसको? ध्रुव बोला जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू आई अपॉन ओ, है ना, या फिर यही होता है v अपॉन यू। तो दोनों ही कंडीशन में यह भी सेंटीमीटर में होता है, यह भी सेंटीमीटर में होता है, यह भी सेंटीमीटर में और यह भी सेंटीमीटर में। तो दोनों की डायमेंशंस जो होती है ना, वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाती हैं, मतलब कि इसकी कोई भी विमा नहीं होती, कोई भी विमा, कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होती। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मात्रक विहीन होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ नंबर्स में आता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक कुछ भी नहीं है इसका, ये मात्रक विहीन है। और आवर्धन जैसे हो कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 0.5 हो जाता है, कभी 0 हो जाता है। तो इस तरीके से आवर्धन रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो भाई लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, सपोज दैट ये एक लेंस है और यहाँ पर केंद्रीय बिंदु एक होता है जिससे मुख्य अक्ष होकर के ऐसे जाती है, तो इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, हाँ, वक्रता केंद्र किसे बोला जाता है? तो भाई ये जो ठोस गोला होता है, ये लेंस जो होता है, ये जिस ठोस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो लेंस तो भैया उत्तल ही लगेगा। लेंस कौन सा होगा? उत्तल ही लगेगा। ठीक है, लेंस तो उत्तल होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए हमें बड़ा देखना है, बड़ा देखने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। लेकिन अब बात इसमें है कि 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस होगा या फिर 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। तो फ्रेंड्स, जो 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस है ये बहुत ही बड़ा हो जाता है, और जो करेक्टर हैं आपको वो बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे। आपके नज़दीक का जो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और इस लेंस की ही पावर 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि आपको बहुत अच्छा ये दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए हम किसका उपयोग करते हैं? 5 सेंटीमीटर वाली फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ है 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/u प्लस 1/v। ये क्या होता है? ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, और 1/u माइनस 1/v नहीं, गलत हो जाएगा। 1/v u/1 ये भी गलत हो जाएगा, और v/1 प्लस 1/u ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? अक्ष, सॉरी अक्ष नहीं, यहाँ पर अक्षर होना चाहिए था, है ना। हाँ, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? अक्षर होना चाहिए था। किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों
का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। हाँ, याद रखिएगा कि दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हजामती शीशे के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो गाड़ियों की हेडलाइटें होती हैं उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। कारण क्या होता है कि ये किरणों को बहुत ही कम मोड़ पाता है, इसीलिए इसकी आवर्धन क्षमता भी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। जबकि मोटे लेंसों की आवर्धन क्षमता थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो याद रखना है, पतला दुबला है बेचारा, कमज़ोर है, तो क्षमता भी कैसी होगी इसकी? कम ही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है? बिल्कुल कंट्राडिक्शन क्वेश्चन मिल गया। पतले की अगर कम होती है तो मोटे की क्या होगी भाई? ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसी होगी? अधिक हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये दर्पण है, क्या है? दर्पण। कौन सा दर्पण है? दर्पण भी हमारा अवतल है, ठीक है। दर्पण कैसा है? ये अवतल है। और वस्तु को रखा कहाँ गया है? दर्पण को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, मतलब ये ध्रुव हो गया P और मुख्य फोकस मतलब F, इसके बीच यहाँ पे रखा गया है। तो आप जानते हैं कि ये छठी कंडीशन है अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने की। इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक रूप से बनता है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? काल्पनिक होता है तो काल्पनिक कहाँ पर है? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये हमारा प्रतिबिंब जो होगा यह आभासी और सीधा हो जाएगा। कैसा? आभासी और सीधा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आभासी और सीधा बनेगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पे कोई वस्तु रखी हुई है। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पहले से ही बताए हुए हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। अगर कोई वस्तु F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु C पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा? C पर ही बन जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है, इससे बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है आपको, और ये किरण आरेख खींचने में भी मदद करता है। तो क्वेश्चन हमारा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो रखा कहाँ पे? मुख्य फोकस मतलब F पे रखा है, इसका मतलब बनेगा कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या? अब उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है तो बनेगा कहाँ पे? अनंत पे ही, चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण। अगर फोकस पे आपने रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर ही बनेगा। तो यही इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर जो बिंब रखा जाएगा, है ना, उसकी स्थिति कहाँ होगी? तो उसकी स्थिति प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनती है। कहाँ? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो भाई अगर अभी मैंने बताया अगर इनफाइनाइट पे है तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर फोकस पे होता तो कहाँ बनता? इनफाइनाइट पे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
पूछा जा रहा है कि अनंत पर रखा गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, तो अनंत पर रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो भाई जब मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, ठीक है। तो भाई जो अभी फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे है या कोई किरण है जो फोकस से आ रही है, तो ये कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट को जाती है पहली बात। और कैसे जाती है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, तो इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती है और कहाँ को चली जाएगी, इनफाइनाइट को चली जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण किसी अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो नॉर्मल कंडीशन में कहाँ मिलती हैं, तो नॉर्मल कंडीशन पे जाकर के वो फोकस पे मिल जाती है ना। लेकिन तो ये पूछ रहा है ना कि अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा इसमें, ये जैसे एक अवतल लेंस की बात की गई है, तो इस तरीके से हम एक अवतल लेंस बना लेते हैं, है ना। ये एक अवतल लेंस है। अब ये है मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर किरणें आ रही हैं, ऐसे कैसे आ रही, समांतर किरणें आ रही, ठीक है। तो ये किरणें जो हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, किस तरह से, बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो भाई रियलिटी में तो ये कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन इनका जब आप डॉटेड इमेज यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक आप काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसे लाइन को पीछे की और बढ़ाएंगे, तो आपको इसके फोकस तल, है ना, कहाँ पर, फोकस तल और कहाँ पर, ध्रुव के बीच में किसी भी पॉइंट पर ये मिल सकती हैं। लेकिन अगर इनफाइनाइट से आ रही हैं तो कहाँ मिल जाएंगी, एफ पर मिल जाएंगी, ठीक है। इनफाइनाइट से अगर आ रही हैं तो कहाँ पर मिल जाएंगी, एफ, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। लेकिन अगर पूछे कि किरणें कहाँ जाती हैं, तो किरणें मुख्य अक्ष से दूर हट करके जा रही है ना, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष से किरणें दूर हटती हुई चली जा रही है। अब आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के विपरीत में जाती है, गलत बात है। उसी पथ के अंदर वापस परिवर्तित होती है, यह भी गलत बात है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यह भी गलत है। और निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैसा होगा, राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी के साथ ये 30 क्वेश्चन की एक और बेहतरीन सीरीज समाप्त हो रही है। फिर मिलेंगे आपसे अगली सीरीज में। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके साथ हम साझा कर पाएँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।